सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस मीडिया को बकरा बनाया। इन्होंने बिल्कुल छांट के बाहर करा दिया सबको। ज्यादातर इनके दोस्तों ने खरीद लिया। अंबानी लगभग सभी में हिस्सेदार हैं या मालिक हैं। एनडीटीवी को अडानी साहब ने खरीद लिया। ये सारे एंकर्स एक जैसे ट्वीट जब हमें करते हुए मिलते हैं तो वहीं से आता है। इन सब के मालिकों को बिल्कुल मुर्गी बना दिया। और नौकरियां कौन करेगा, कौन न्यूज रूम संचालित करेगा, कौन एडिटर होगा, कौन सा एंकर हमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, और ये सब उन्होंने गुजरात के लेवल पर ही कर लिया। गुजरात में एक राज्य में उन्होंने सफलतापूर्वक इसको किया। दिल्ली में जब वो आए तो पूरी उनकी टीम थी ये सब करने वाली। यहाँ आने के बाद तो उन्होंने एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारे यहाँ जो मीडिया जिस कैरेक्टर में अब पहुंच चुका है वो अब साधारण लोगों के बस की खेती नहीं रह गया था। जो टेलीविजन जो आया था ये बहुत महंगा सौदा था। बिल्कुल राष्ट्रीय चैनल एक निकालने के लिए 400-500 करोड़ चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो और उसको सालाना चलाने के लिए कम से कम 150 करोड़ चाहिए। और कम से कम ये माना जाता है कि 3-4 साल तो उसको ब्रेक इवन वगैरह पे आने पे चाहिए जो सफल रहेगा। मुझे पंकज पचौरी ने एक प्रोग्राम में बताया था कि करीब 450 हमारे पास न्यूज चैनल हैं इस देश में, और उन्होंने बताया था कि 4 ग्रुप छोड़ के सब घाटे में है। हाँ वो तो है। तो जब सब घाटे में है तो सब के सब जो है डिपेंडेंट है, सरवाइव कैसे करेंगे? और उन्होंने ये भी बताया कि ये सब के सब इनका 70-80% रेवेन्यू अब सरकारों पे निर्भर हो गया। तो ये हमारी समस्या हुई कि जो मीडिया का लीडर है वो टेलीविजन है, और टेलीविजन जो है घाटे में है, और घाटा पूरा कर रही है सरकार। तो ये दक्षिणपंथी सरकार ने क्या किया कि इस लीवरेज को इस्तेमाल करते हुए इन सब के मालिकों को बिल्कुल मुर्गी बना दिया। और नौकरियां कौन करेगा, कौन न्यूज रूम संचालित करेगा, कौन एडिटर होगा, कौन सा एंकर हमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, ये सब इन लोगों ने तय करना शुरू किया। और ये सब उन्होंने गुजरात के लेवल पर ही कर लिया। पहले मतलब दिल्ली में, हाँ दिल्ली में, गुजरात में एक राज्य में उन्होंने सफलतापूर्वक इसको किया। दिल्ली में जब वो आए तो पूरी उनकी टीम थी ये सब करने वाली, और उस टीम ने दिल्ली पूरे नेशनल प्रेस को, हालांकि वो उसके पहले ही मनमोहन सिंह के जमाने में ही उद्योगपतियों वगैरह से चंदे वंदे दिला के और उस तरह से काफी चीजें अपने कंट्रोल में कर चुके थे। यहाँ आने के बाद तो उन्होंने एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया, और नौकरियों से उन लोगों को छंटवा के निकलवा दिया जो लोग ऐसा वो समझते थे कि वो सवाल कर सकते हैं, या उनमें जर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, या जिनको वो कहते हैं मोदी विरोधी थे। तो जो भी सत्ता से सवाल करेगा वो विरोधी नजर आएगा। और एक जमाने तक मनमोहन सिंह से सारा प्रेस सवाल करता था, तब क्या था? और इतना बड़ा फर्जी आंदोलन, अन्ना आंदोलन को पूरे मीडिया ने तो हवा में किया, तब सब जर्नलिज्म वो नेकी कर रहा था। आपके ज़माने में तो इन्होंने बिल्कुल छांट के बाहर करा दिया सबको। ज़्यादातर इनके दोस्तों ने खरीद लिया। अंबानी लगभग सभी में हिस्सेदार हैं या मालिक हैं। एनडीटीवी को अडानी साहब ने खरीद लिया। तो इन्होंने पूरे मीडिया को खरीद के अपनी मुट्ठी में कर लिया। और अब तो कहा जाता है, कई लोग इसको कह चुके हैं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता, सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य, कोई हिरन जोशी नाम के एक ऑफिसर है पीएमओ में, जो ये सब कंट्रोल करते हैं। ये सारे एंकर्स एक जैसे ट्वीट जब हमें करते हुए मिलते हैं तो वहीं से आता है। बिल्कुल कई बार तो कट पेस्ट मिलते हैं हमें, कि वो लोग ये भी नहीं देखते कि इसको दूसरे ने भी लगाया होगा। मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप होगा। यस व्हाट्सएप ग्रुप में सब हैं, उनको निर्देश आते हैं, वही वो ट्विटर, हाँ ये सब लोग करते हैं। और उनका अपना आईटी सेल में जो लाखों का नेटवर्क है उनका ऑल इंडिया, वो किसी भी चीज़ को इस देश में चाहे तो फैला सकते हैं, किसी को भी मतलब डैमेज कर सकते हैं, किसी को भी डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, किसी को भी संदिग्ध कर सकते हैं। और वही तय करते हैं इस देश में, जब से वो लोग हैं, कि शाम की बहस इस देश में क्या होगी, कल की सुबह अखबार की हेडलाइन क्या होगी। पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट और पूरा जो डिस्कशन मैनेजमेंट है, विमर्श जिसे हम कहें हिंदी में, वो उनके कब्जे में है। इसको चैलेंज मिला है टेक्नोलॉजी के उस हिस्से से जो इनके हाथ में नहीं है सीधे सीधे। हालांकि उसको भी इन्होंने परोक्ष रूप से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा है, लेकिन चूंकि वो टेक्नोलॉजी के सेंटर यहाँ नहीं, अमेरिका में है, और उतना आसान उसको उतना नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक उसको भी नियंत्रित कर लेते हैं। और अब तो बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह वो हटवा देते हैं। होम मिनिस्ट्री से एक चिट्ठी चली जाती है या इंफॉर्मेशन उससे,
तो ये लोग भी यूट्यूब वगैरह भी वीडियोस हटा देते हैं बहुतों के। एक मैं अपना, ये हमारे चैनल से रिलेटेड चीजें हैं जी। हमने शुरुआत में काफी सारे पॉडकास्ट से कुछ रील्स डाले थे जी, तो उस पे यूट्यूब, चूंकि हमारे व्यूज थे नहीं, सब्सक्राइबर थे नहीं, हम्म। जब से हमने कुछ ऐसे रील्स डालना शुरू किया जिसमें मोदी का मतलब एंटी मोदी बोल सकते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा सर्वेलेंस बढ़ गई यूट्यूब की कि उन्होंने 2 नोटिफिकेशन भेजा और 2 वीडियो को कुछ न कुछ बोल के, जबकि वो सेम तो उन्होंने पहले तो अप्रूव किया था, बाद में आप 6 महीना बाद कह रहे हो कि वो वीडियो हमारे गाइडलाइन से मैच नहीं करता, बिकॉज आप कांस्टेंट सर्विलांस चल रहा है आप। यस, हर उस कंटेंट पर। एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि यूट्यूब की जो रीसेंट पॉलिसीज आई है 1.5-2 महीना पहले, उसमें वो कह रहे हैं कि हम बिना नोटिस दिए आपका चैनल डिलीट कर सकते हैं एंड यू हैव 1 ईयर टू, मतलब अपील करना है वो। इसका मतलब आप 1-2 बार बताओगे भी नहीं कि आपका ये है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उसके बाद उनको बड़ी कठिनाई से अपना वापस हुआ है। तो ये आप सब लोगों के लिए चेतावनी भी है और सावधानी रखने की भी जरूरत है कि ये मत मान लीजिए कि वो अमेरिका में उसका सर्वर है तो फिर आप यहाँ आजाद हैं। उन सब पर भी बहुत नियंत्रण है, बहुत ज्यादा। और एक थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये जरूर है कि ये जो माध्यम मिला इससे आप आज़ादी का थोड़ा उपभोग कर पाए। इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं और बहुत सारे लोग जो इसमें पैसा वैसा कमाने के लिए जल्दबाजी में हैं, वो भी बहुत तरह के ऐसे थंबनेल लगाते हैं जो सच नहीं होते, और उन्होंने भी इसको बहुत दूषित कर दिया है। इस माध्यम के एक बहुत बड़े हिस्से को वो रोज मोदी की सरकार गिराते रहते हैं झूठी खबरों से, या वो नीतीश कुमार के बारे में इस तरह से, या जिसको भी चाहेंगे वो रोज वहां पता लगेगा कि समर्थन वापस कर रहे हैं नायडू, और तमाम इस रहस्यमयी खबरें चलाते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब हमारे जैसे देश में जहाँ इतनी बेरोजगारी है, बहुत से लोगों का यही सब रोजगार है। मैं इस पे रील बनाना भी एक रोजगार है। 9 लाख लोग, ये भी पंकज पचौरी ने अपने प्रोग्राम में बताया था कि 9 लाख लोग इस देश में रील बना के जिंदा है। वो 5,000 10,000 से लेके और कई ज्यादा भी उससे कमाते हैं और उससे उनका सांस चल रही है। इसीलिए ये इस तरफ की एक दौड़ मच गई है और बहुत सारी घरेलू स्त्रियां वगैरह जिनको 500 रुपए में वोट के लिए खरीद लिया जाता है, अगर उनको 5,000 रुपए रील के महीने में मिल जा रहा है तो उनको तो बहुत बड़ी रकम है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अब हम देख रहे हैं कि रील वाले धंधे में है, और जाहिर है उसकी कंटेंट वैसी ही होती है जो किसी तरह पॉपुलर हो सके, सारे कंप्रोमाइजेस के साथ। बस ये सब चैलेंज है। एक सवाल, चूंकि आपने जो बताया अभी कि किस तरीके से अल्टरनेटिव मीडिया में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही है, कुछ नहीं बहुत कुछ मत कहिए, एक मेरा मेजॉरिटी हो गई। तो वो जब जैसे आप बोल रहे थे ना कि आज इसने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया, कल राहुल गांधी को, परसों चंद्रबाबू नायडू को, तो सेम बात है, कभी मायावती, कभी अखिलेश, कभी ये, कभी तो मतलब ये जो आया है ना, जिसकी वजह से मैं एक क्रिटिक आपके, मतलब जिस अब लेफ्ट लिबरल अगर जिसको बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर जो आपके जो क्रिटिक है या जो आपके राइवल है जो गोदी मीडिया है, उनका कहना है कि आप भी तो वही कर रहे हो, ऑपोजिशन के लिए फील्डिंग कर रहे हो, न्यूज पेडल कर रहे हो। तो आपका क्या कहना है कि आपका मैं एक पोस्ट भी पढ़ा हूँ फेसबुक पे, क्योंकि हम जब आपके बारे में पता चला तो उसमें आपने मेरे ख्याल से पत्रकारिता का जो असली परिभाषा है उसमें कई लोग आपसे डिसएग्री भी कर रहे थे। आपने बोला कि तटस्थता मतलब न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी ऑन फैक्ट्स, न्यूट्रलिटी तो हो नहीं सकती, लेकिन फैक्ट्स में तो आप रियल है ना, फैक्ट्स में तो रियल वो फैक्ट्स के बेस पे है। वो जिन लोगों ने उसका रिएक्शन दिया वो वामपंथी लोग हैं, और उनका ये था कि सब न्यूट्रलिटी तो हो नहीं सकती, ये तो संभव नहीं है। उनकी बात सैद्धांतिक रूप से सही है, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन आप फैक्ट्स में अगर गालमेल करते हैं कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है इस सरकार में, लेकिन आप कह रहे हैं नीतीश कुमार वापस लेने जा रहे हैं समर्थन, और आप उस कहानी को रच बस रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं बहुत सारे, तो ये चीज ये तो फिर दरअसल यही होता है कि आप किसी भी धारा में, किसी भी चीज में शुचिता तभी ला सकते हैं जब जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको आप समझें भी। ये नहीं कि नारा लगा दें, सिर्फ हर चीज को नारे में बदल के सरल कर लेना, उससे कई बार चीजें विकृत हो जाती हैं, जैसा हो गई है इस समय। जी या सो एक इनकम टैक्स बिल लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट सर्वेलांस स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है थ्रू ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट इनटू द व्हाट्सएप चैट्स,
ईमेल्स में वो आम लोगों के घुसना चाह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुलडोज करने का नया तरीका गवर्नमेंट ढूंढना चाह रही है। तो प्राइवेसी, बेसिकली प्राइवेसी का जो इशू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन एक तरफ देखें तो जब इलेक्शन कमीशन से जब बोला जाता है कि आप फुटेजेस रिलीज़ करिए, तो वो कहते हैं बहन बेटियों का सवाल है, उनकी प्राइवेसी का सवाल है। तो यहाँ पे जो प्राइवेसी का क्वेश्चन है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स बिल के ज़रिए जैसे वो प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं, वहाँ पे बहन बेटियों का प्राइवेसी का सवाल नहीं है। देखिए, वो तो बहुत हॉलो आर्गूमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। उसको तो किसी इलेक्शन कमिश्नर्स ने जो रिटायर हुए हैं, एक ने भी उसको ठीक नहीं माना, और वो ठीक है ही नहीं। खैर, उसकी तो बात छोड़ ही दें। ये सरकार और इस तरह की सरकारें ये चाहती हैं, और जहाँ जहाँ इस तरह की सरकारें वो ऐसा करती हैं कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस इनके पास जो हो वो सर्वेलेंस का काम करें, आबादी का सर्वेलेंस। तो अभी इनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस का एक सीओ लेवल का अधिकारी किसी का भी फ़ोन उन टेप करा सकता है, कराता ही है। सीधे सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे इसके तथ्य हैं कि पेगासस भी है इनके पास भी है। और उसको हमने देखा ही है कि वायर वगैरह वालों ने अपने टेस्ट वेस्ट जो कराए थे, उनके फ़ोन सुने जा रहे थे, ये माना ही गया। हालांकि वो कहा जाता है कि वो डिफेंस प्रोडक्ट है, डिफेंस में ही होना चाहिए। अब पता नहीं वो कहाँ कहाँ हो रहा है, चूँकि हम सब प्राइवी नहीं है चीज़ों के। लेकिन हम ये बिल्कुल जानते हैं कि इनको मैक्सिमम एजेंसीज़ में ये राइट इनको चाहिए। और दूसरे, ये ऐसे कानून बना लेते हैं जिसमें लोगों को जेलों में डाल सकें, तंग कर सकें, डरा सकें। आबादी, इनका दो ही काम होता है, एक तो सर्वेलेंस और दूसरा डराना। क्योंकि ये चाहते हैं लोग डरते रहें और उसमें फिर बोले नहीं, सवाल नहीं, और उनको ऐसे कानून बना लें जिनमें जेल में डाल दिया। तो जैसे जेएनयू का लड़का वो जेल में है, 5-5 साल हो रहे हैं, और बच्चे कई जेल में हैं। कई जगह माइनॉरिटी के लोगों के साथ ये अत्याचार करते हैं। उनके घर वर गिराने का काम है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद उसमें तकनीकी रास्ते, लूप होल निकाल लेते हैं। और चूंकि हमारी कोर्ट्स भी अजीब हैं, उनके अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, लेकिन वो उसको बहुत मॉनिटर नहीं करती। काम का बोझ बहुत है, देश की आबादी बढ़ी रही है, उतने कोर्ट्स और उतने जजेस नहीं बढ़ रहे हैं, उतने क्वालिटी जजेस नहीं हैं, उनके अपने संकट हैं। ये सब चीज़ मिलके सरकारों को फ़ायदा पहुंचाती है, सरकारों के लिए चीज़ें आसान कर देती है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो बिल है, दे आर ट्राइंग टू टर्न एवरी सिटीजन इनटू अ सस्पेक्ट, कि आपको प्रूव करना है कि आप क्रिमिनल नहीं है। जी। पहले जो ओनस था वो स्टेट पे था, सवाल क्रिमिनल का है नहीं, आपको एक्चुअल में ये प्रूव करना है कि आप प्रो गवर्नमेंट हैं कि नहीं। अच्छा। और प्रो गवर्नमेंट में भी अगर कोई तानाशाह है इंडिविजुअल, तो आप प्रो हिम और हर हैं कि नहीं, अदरवाइज खत्म। राइट। और इसी कॉन्वर्सेशन को मैं एक्सटेंड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने पेगासस का नाम लिया। एक और इजरायली सॉफ्टवेयर की अभी बात हो रही है, आपने उसके बारे में शेयर भी किया था, वहीं से उठाया हमने। वो गार्डियन वालों ने उसको किया है, रील भी बनाया। अच्छा, तो मेरा नहीं काम है, मैंने लिखा उसमें गार्डियन का है वो। तो वही है कि इजराइल ऐसे का जो अब रोल ये तो है, ये 2-3 चीजें पब्लिश हो गई, इसलिए इसकी चर्चा में हमें पता है कि पेगासस का है। क्योंकि उस पर दूसरी एजेंसीज, यूरोप वगैरह के लोग मुकदमा लड़ने चले गए, फिर अमेरिका में हुआ तो पता लग गया। हमें नहीं मालूम कि कितने और सॉफ्टवेयर इस पे काम कर रहे हैं। इसलिए हम तो एक इशारा कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसकी रियलिटी कितनी डीप है हमें क्या पता, और हमें कैसे हो सकता है, क्योंकि हमसे तो पता न हो। ये पूरा काम स्टेट कर रही 24 घंटे की, हमें कुछ पता न हो। इंटरेस्टिंगली इजराइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देश दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को कमजोर करने में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, क्यों ऐसा है कि इजराइल जिस तरह का देश है, और जिस तरह की सामर्थ्य उसको मिली, जिस तरह से सपोर्ट उसके पास वेस्ट का है, वो सब मिलजुल के उसने एक ऐसा अपने आप को विकसित कर लिया है जिसमें इन क्षेत्रों में वो पहले से आगे है दूसरों से बहुत ज़्यादा। और इस एडवांटेज को वो अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनली यूज़ कर रहा है, और दुनिया में जो भी सभ्य है वो उसको क्रिमिनल ही कह रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उसकी क्रिमिनलिटी को पसंद करते हैं, जैसे वो अपने अपने सोसाइटी के क्रिमिनल्स को पसंद करते हैं।